हेलो एवरीवन। ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज 21 जून को जो री नीट एग्जाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले टर्बियम है। टर्बियम इज 4f9 5d0 5d0 एंड 6s2। अब इसमें Tb+3 करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मुझे, तो 6s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो बचेगा 4f8, यानी f में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अनपेयर्ड बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट होल्मियम की बात करते हैं। तो होल्मियम होता है 4f11 5d0 6s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4f से, तो बचेगा फाइनली 4f10, यानी f में 10 इलेक्ट्रॉन। और जब भी f में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 ऑर्बिटल्स के f सबशेल के अंदर फाइनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो आंसर होल्मियम है इस क्वेश्चन का। एक बार नियोडाइमियम और सीरियम भी देख लेते हैं। नियोडाइमियम होता है 4f4। अब 4f4 5d0 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, और 4f से 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फाइनली बचेगा 4f3, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नियोडाइमियम +3 में। और सीरियम 4f1 5d1 6s2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 4f में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी एक अनपेयर्ड इसमें आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HO+3, दैट इज होल्मियम +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मुझे। हाफ सेल रिएक्शन एक Fe+3 से Fe+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और जो गिवन है वो इसमें दे रखा है Fe+3 से Fe का पोटेंशियल दे रखा है, और Fe+2 से Fe का पोटेंशियल मुझे वैल्यू दे रखी है। अब ये क्वेश्चन लगता है जैसे हेस लॉ से सॉल्व हो सकता है, बट अब इसमें छोटी सी ट्रिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्ट हम ऐड करके हेस लॉ से सीधा इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो या तो हम कोई ट्रिक निकालें डायरेक्ट जिससे इसको सॉल्व करें, या फिर हेस लॉ के लिए सबसे पहले डेल जी निकालेंगे जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको सॉल्व करने के बाद हम -NFE सेल की वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करूंगा। जो Fe+3 है ये Fe+2 में जाता है रिड्यूस होके, और Fe+2 जा रहा है Fe के अंदर। ये तीन ही वैल्यू गिवन है मुझे इस क्वेश्चन में, Fe+3 Fe+2 और Fe। तो मैं इसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। अब इनको मेरी तरफ से एक नाम दे देता हूं, इसको मैं E पोटेंशियल E1 पोटेंशियल देता हूं, इसको मैं E2 पोटेंशियल देता हूं, और फाइनली जो मुझे क्वेश्चन के अंदर Fe+3 से Fe का जो पोटेंशियल दे रखा है उसको मैं E3 मान लेता हूं। तो अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं एक इक्वेशन सेट करूं तो E3 बनता है मेरा, E3 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे मेरे को, तो चलो ठीक है E1 E2 मानते हैं। तो NE3 बिकम्स इक्वल टू E1 NE1 प्लस NE2, ये फाइनली बचता है मेरा। अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है मैं इन वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो E3 जो E3 वैल्यू है Fe+3 गोज टू Fe, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है -0.04, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जा रहा है, तो मैं यहां लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय -0.04 इक्वल्स टू Ne। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, Fe+3 से Fe+2 का पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो एक इलेक्ट्रॉन है, और x मान लेता हूं इसकी वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है मुझे। प्लस E2 की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.44 वोल्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो +2 से Fe जा रहा है, दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको मानेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -0.44। अब बस इसमें x की वैल्यू निकालनी है मुझे, और आंसर तैयार है मेरा। तो ट्वाइस इंटू 0.44, ये माइनस में आ जाएगा, x बिकम, ये इधर माइनस में रह के उस साइड प्लस में चला जाएगा, तो 0.88 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.12, तो 0.88 में से 0.12 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.76 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 0.76 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग NaCl, स्टेटमेंट दे रखे हैं, हीटिंग NaCl विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। ये गलत है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। चलो मैं अभी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा आपको।
और हीटिंग NaI with concentrated H2SO4 and MnO2 results in reduction of Mn. This is correct. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। प्रूफ करते हैं इसको, ये कैसे हुआ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो ध्यान से रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं NaCl की रिएक्शन करवाता हूं H2SO4 से, प्लस साथ में मुझे MnO2 चाहिए, जो MnO2 है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे जो रिएक्शन बनती है वो आफ्टर बैलेंसिंग जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी Cl जो है वो Cl2 में चला जाता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा, प्लस Mn है वो भी अपना सल्फेट बना लेगा। यानी सिंपल सी बात करूं तो Mn यहाँ पे +4 से चला जाता है किसमें, +2 के अंदर। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। सेम अगर मैं यहाँ पे NaI ले लेता हूं तो आयोडीन हो चाहे क्लोरीन हो रिएक्शन सेम होगी, यहाँ पे Cl2 की जगह बस यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा, यानी दोनों ही केस में रिडक्शन होना है। तो स्टेटमेंट 1 मेरा रॉन्ग हो गया है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये मेरा सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर। अब ये भाई सीधा रटने वाला क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर तो जो Ma3B3 टाइप के कंपाउंड होते हैं यही फैक और मर आइसोमर शो करते हैं, ठीक है, फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें Ma3B3 कॉन्सेप्ट है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया 49th नंबर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following the compound having conjugated double bonds। इस पूरे एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड का क्वेश्चन ओनली है। तो हेप्टा 1,3 कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक का गैप हो। तो सिंपल स्ट्रक्चर भी नहीं बनानी है आपको, एक का गैप किस में दिख रहा है, यहाँ पे 1,3 में दिख रहा है। तो आंसर हो गया हेप्टा 1,3 डाइन, जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट VSC-PR थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें PCl5 जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है, BF4 टेट्राहेड्रल शो करेगा और NiCN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पेयरिंग हो जाती है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो DsP2 हाइब्रिडेशन शो करता है। चलिए तो इसके थ्रू जो ऑप्शन अगर मैं मैच करूं तो A3B4 एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फोर्थ नंबर, बाकी दो को करने की नीड नहीं थी, फिर भी चलिए A3B4, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन एकदम सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक एक एमिनो एसिड की डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आई हो, जिन्होंने पढ़ी हो, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है, इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर जब भी हम सल्फर कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeSCN होल थ्राइस। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स होता है। यानी हमें कोई ऐसा इनमें से एमिनो एसिड ढूंढना है जिसके अंदर सल्फर हो। अब जो मिथियोनिन होता है वो ही ऐसा एक कंपाउंड है जिसके अंदर एमिनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। मिथियोनिन की जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है 4 कार्बन की चेन बनती है इसके अंदर इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लगेगा एमिनो ग्रुप। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन। अब यहाँ पे इस मिथियोनिन के अंदर जो सल्फर होता है, ये सल्फर के कारण इसका ब्लड रेड कलर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथियोनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एंड टू डीनेचुरेटेड। अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इक्वेशन है उसका क्वेश्चन है, एक बार इसको साइड में कर लेता हूं। यस, ओके। चलो अब देखिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, डेल G नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन मुझे इक्वल दे दी है, N और D, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब भी सेम होती है तो याद रखो यहाँ पे जो डेल G का फॉर्मूला होता है, डेल G क्या था मेरा, डेल G इज इक्वल्स टू माइनस NR/T ln और K इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो D की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर ये कंसंट्रेशन सेम है तो सेम कंसंट्रेशन के कारण log 1 बचेगा और log 1 के कारण पूरी वैल्यू, log 1 जो 0 होता है
उसके कारण पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। दैट इज इक्विलिब्रियम पे डेल जी नॉट मेरा हो गया 0, और डेल जी नॉट 0 होते ही अब मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं टी डेल्टा एस becomes equal to डेल्टा एच, एंथैल्पी के इक्वल आ गया। अब मुझे इसमें डेल्टा एच निकालनी है, तो डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला बच जाएगा डेल एच डिवाइड बाय टेम्परेचर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एच की वैल्यू मुझे दे रखी है इस क्वेश्चन में 666 किलो जूल, ये आ रही है 666 किलो जूल। और अगर मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो ये आता है 333 केल्विन। तो डायरेक्टली ट्वाइस 2 टाइम्स कट होगा और ये आंसर आ जाएगा मेरा थर्ड नंबर। एक बच्चा मिला था मुझे जो बोल रहा है कि सर मैंने इसमें इस 2 के चक्कर में ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दिया। तो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको एक डिफरेंट ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यू मिल रही हो तो आप ऑप्शन को कट कर दिया करें, तो ताकि एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक से बच जाएं आप। तो अच्छा, जब इतना बच्चा कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके भी आंसर में ओएमआर में मिस्टेक कर देता है तो फिर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो, तो ये सजेशन है मेरा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अब देखो इस पूरे केमिस्ट्री में सबसे ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो इस पूरे एग्जाम का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो टफ नहीं है, ललचाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ने आपको लालच में डाला है कि आ और गलती कर दो। तो अब अगर सिंपल कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को करेगा तो बहुत सिंपल मान के जीरो ऑर्डर में सीधा या तो वो हाफ लाइफ से निकालने की कोशिश करेगा या फिर वो डायरेक्ट जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है जीरो ऑर्डर की वो होती है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, वो इससे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बट इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5 मिनट, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं प्रॉपर वे में इसको बताऊं तो इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ले ली है इसके कारण इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2 kT। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो लिमिट लेंगे उस लिमिट के कारण ये 2 kT आएगा यहाँ पे, और 2 kT के कारण अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम निकालना है, तो 2 kT इज इक्वल्स टू 2 kT जो बचता है वो हो जाएगा ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ए टी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2 दे रखी है, 2 रख लेनी है आपको ए टी। तो इनिशियल अगर 2 मोल कंसंट्रेशन थी और 2 मोल कंसंट्रेशन में 75% पे मैं अगर देखूं तो जो वैल्यू बचेगी फाइनली मेरे पास वो बचेगी 1.5 का हाफ, यानी फाइनली 2 में से मुझे यहाँ पे इस कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, ये 2 की वैल्यू रख लेता हूं मैं 2, के की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे, टी मुझे सॉल्व करना है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे रख लेता हूं मैं 2 अपॉन में। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ए टी पे, अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन 1 होती तो 75% पे जो ए टी बचता है वो बचेगा 1/4। बट क्योंकि कंसंट्रेशन 2 है तो एट 75% टाइम कंप्लीट होने के बाद जो कंसंट्रेशन बचेगी वो 1/4 ना बच के 1/2 बचेगी। तो मैं अगर 2 माइनस, इस क्वेश्चन में 2 माइनस 1/2 कर देता हूं, 2 माइनस हाफ बचेगा क्या आंसर 1.5, और जो डिवाइड में 2 था वो 2 बचने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.75 मिनट। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं मानता हूं एनटीए ने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया इस बार। पेपर टफ तो है बट पैटर्न के कारण टफ है पेपर, क्वेश्चंस टफ नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में भी नहीं पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन इस बार एनटीए ने पूछे हैं। चलिए एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा 0.75 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मुझे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक एक करके अपन स्टेटमेंट को देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है FeOX ऑक्सीलेटो होल थ्राइस 3 माइनस आयन इज किरेल। चलो इसको बना के देखते हैं। तो Fe आयन है मेरे पास, Fe को अगर मैं इस तरह से ऑक्टाहेड्रली शो करूं तो OX यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और यहाँ पे OX। अब इसको अगर इस तरह से शो करें और मुझे किरेल एक्यूरेल चेक करना हो तो क्या करते हैं हम, किरेल एक्यूरेल चेक करने के लिए इसकी मिरर इमेज शो करते हैं, और मिरर इमेज जब मैं इसकी बनाऊंगा और चेक करूंगा कि सुपर इम्पोजिबल है या नहीं, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी, जिसके कारण ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। FeOX होल थ्राइस 3 माइनस आयन इज किरेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है इसमें स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स की, इसमें सेम वही आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना के देखना है, पर इसमें ध्यान रखना है ट्रांस बोला है इसमें आपको, तो ट्रांस वाला ही बनाना है। ट्रांस वाले में क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 लिगेंड को, पॉसिबली यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड H2 है,
तो इस मोनोडेंटेड लिगेंड को हम आमने सामने रख देंगे, ये ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएगी, और जो ऑक्सिलेटो है उसको मुझे सेम इसी तरह से बाइडेंटेटली यहाँ पे रख देना है। अब वही सेम वो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में लगाया था हमने, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के देखना है कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगी, तो इसका आंसर होगा यस, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल बनेगी, सेम ऐसी ही बनेगी मिरर इमेज। तो इसके कारण ये एक नॉन किरेल, ए किरेल बोल सकते हैं, ए किरेल कंपाउंड होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जिसमें इसको किरेल बोला है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। इसी के कारण जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसीलिए हम देखते हैं, अगर आपने एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, ग्राफ के अंदर मैक्सिमम जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो क्रोमियम के होते हैं, और क्रोमियम का ही मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम बता रखा है, क्योंकि क्रोमियम के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s1 और 3d5 के कारण टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि मैक्सिमम है यहाँ पे। इसीलिए तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन्वॉल्वमेंट 3d और 4s दोनों का हो रहा है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर। बस थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें भी, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लगा के पेयरिंग के बाद आपको बताना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूं। जो कोबाल्ट है मेरे पास, कोबाल्ट होता है 3d7 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे 2 4s के और एक 3d का निकल जाने पे ये बचेगा फाइनली मेरे पास d6। अब d6 में नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 3 के 2 के 3 पेयर बन जाएंगे, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। दैट मींस इसकी बात नहीं करेंगे अपन। हाईएस्ट पूछा है इसमें स्पिन ओनली, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आंसर होगा हमारा, तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट Ti+3 की बात करते हैं, तो टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम होता है D2 4s2 3d2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पे फाइनली d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण 1 अनपेड, तो इसमें n की वैल्यू लिख लेता हूं 1 अनपेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MnCN6 होल थ्राइस। तो Mn यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे Mn के, वो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थे। +3 के कारण 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, और सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4f D4 कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा Mn+3, और D4 कॉम्प्लेक्स के कारण यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। तो फाइनली हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू आ गई है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक का हाईएस्ट यही है हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट और देख लेते हैं, Fe+3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है यहाँ पे Fe की, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D5 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और D5 कॉन्फ़िगरेशन में अभी अभी हमने देखा है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग करवाने पे D5, अगर मैं आपको इस तरह से शो करूं तो 1 2 3 4 और 5 में पेयरिंग से एक पेयर इसके साथ, एक पेयर इसके साथ, तो फाइनली सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस केस में Fe वाले कॉम्प्लेक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट इसका आंसर जाएगा थर्ड नंबर MnCN6 3-। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाईएस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर फॉर लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा कार्बन डोनर, उससे नीचे नाइट्रोजन डोनर, उससे नीचे ऑक्सीजन डोनर, और सबसे लास्ट में हेलोजन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हमें एनटीए पे छोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। रीजन, जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा सोचा तो इसमें 2 ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, देखते हैं। चलो सबसे पहले आपको बताता हूं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O इज लोअर देन दैट ऑफ N एंड F। यानी जब हम आईपी की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी बढ़ता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को पीरियड के अकॉर्डिंग रखूं, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने के कारण ऑक्सीजन से ज्यादा आईपी शो करता है, और ऑक्सीजन से ज्यादा, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ्लोरीन
मैक्सिमम होता है आईपी के अंदर, यानी ऑक्सीजन लोवेस्ट है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। अब सेकंड नंबर, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ लीड्स टू द स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, मतलब ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण ये हाफ फील्ड अचीव करता है और उसके कारण इसका आईपी सबसे कम होता है। बिल्कुल करेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाना चाहिए। बट अगर इसने ये बात नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बोली होती तो शायद बेटर होती, मतलब इसने बोला होता अगर कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण नाइट्रोजन का आईपी मैक्सिमम होता है, बट क्योंकि इसने यहाँ पे ओ को रेफरेंस लिया है और यहाँ इस स्टेटमेंट में भी ओ को रेफरेंस लिया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड जाना चाहिए, बट अगर एनटीए इसको ये माने कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो चांसेस हैं इस ऑप्शन के भी करेक्ट होने के, बट 99% थर्ड के ही चांसेस मानता हूं। चलिए नेक्स्ट, एक ही ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा डाउट है हमें, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है द ऑक्सीडेशन ऑफ पी नाइट्रोटोलुइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद एसिडिक KMnO4 गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ओके, रिडक्शन ऑफ पी नाइट्रोटोलुइन विद SnHCl फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिव्स एन एमीन दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। चलो सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन सिंपल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, जिसके अंदर -m वगैरह इफेक्ट लगा के आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ पी पैरानाइट्रोटोलुइन। तो सबसे पहले पैरानाइट्रोटोलुइन अगर मैं बनाऊं तो पैरानाइट्रोटोलुइन के अंदर दिस इज टोलुइन एंड पैरा पोजीशन पे लगा दूं मैं नाइट्रो ग्रुप। अब पैरानाइट्रोटोलुइन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक KMnO4, तो इसमें इन तीनों हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन अटैच करवा देंगे सारे, तो ये इसके ऑक्सीडेशन से फाइनली ये बन जाएगा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, जो इसमें डायरेक्टली इसने बोला नहीं है, बट इसने बेंजोइक एसिड से कंपैरिजन मांगा है सिर्फ, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा पैरानाइट्रो। अब इसका इसने कंपैरिजन पूछा है बेंजोइक एसिड से, चलिए बेंजोइक एसिड बना देते हैं यहाँ पे। तो जो बेंजोइक एसिड है उस केस में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे NO2 जो है वो -m इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा H निकलने के बाद CO- इस का जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है -m इफेक्ट के कारण, तो ये दिस वन इज मोर एसिडिक, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होगा बेंजोइक एसिड के कारण। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि पैरानाइट्रोटोलुइन, सेम इसी पैरानाइट्रोटोलुइन में अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं, SnHCl मेटल है आपको पता है, अब इसमें CH3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करना है मुझे, यानी इसको मुझे ये बना लेना है, ये बन जाएगा मेरा फाइनल कंपाउंड NH2। अब एमीन, अब इसका कंपैरिजन इसने करवाया एनिलीन से, तो इसका कंपैरिजन अगर मैं एनिलीन से करूं तो ध्यान से आप देखिए, इन दोनों में अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करनी हो तो बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, ये CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट होने से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाने से बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दैट इज ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एनिलीन से ज्यादा बेसिक होता है, तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए तो इस क्वेश्चन के अंदर तो अकॉर्डिंग टू दिस 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए तो इस क्वेश्चन में थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। The following carbocation is question number 62 है, the following carbocation is stabilized by the interaction of empty p orbital। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन से के कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, और यहाँ पे CH3 में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो एक तो फील्ड सिग्मा है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक फील्ड पाई ऑर्बिटल है, तो सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 63 नंबर क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं बोलूंगा मैं, एक नॉलेज है। एनसीईआरटी में आपको S वाले 3 ग्राफ दे रखे हैं, P वाला ग्राफ नहीं दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बस, बट मैं बता देता हूँ रेडियल नोड क्या होते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला अगर जाऊं मैं तो n-1 - l होता है, बट ऐसे आप ना करके इसको बेटर रहेगा कि अगर मैं इस जीरो लाइन की बात करूं, ये जो जीरो लाइन दे रखी है, इसको जितनी बार इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से इनफाइनाइट के बीच में जितनी बार इस जीरो लाइन को क्रॉस करते हैं उतने ही रेडियल नोड होते हैं, ये सिंपल सी बात होती है।
तो ये देखिए यहाँ पे एक भी बार टच नहीं कर रहा है, यानी इसमें रेडियल नोड 0 नहीं है, यानी एक तरह से एस का ग्राफ है, एस सब शेल के लिए ग्राफ है। चलो मैं आपको ये एस और पी नहीं बताऊंगा, हमें तो सिर्फ काउंट करना है। तो इसमें पूछा है 2 रेडियल नोड किसके अंदर होंगे, तो यहाँ देखिए एक भी बार कट नहीं कर रहा है, नो रेडियल नोड। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो एक रेडियल नोड होगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए 1 एंड 2, ये 1 टाइम, ये सेकंड टाइम, यहाँ पे 2 बार इस 0 को इनफाइनाइट से पहले क्रॉस, इसको नहीं काउंट करना है हमें। तो 1 और 2 इसमें 2 बार क्रॉस किया जा रहा है, यानी इसमें 2 रेडियल नोड होंगे। और लास्ट वाले के अंदर एक बार, सिर्फ एक बार, इनफाइनाइट और इनिशियल के बीच एक बार इसको कट किया जा रहा है, यानी इसके अंदर भी एक रेडियल नोड होगा। तो इसमें सी जो ऑप्शन है मेरा वो करेक्ट जा रहा है। अब ध्यान से, सी ऑप्शन है तो थर्ड नंबर टिक नहीं करना है हमें, फर्स्ट नंबर ही भरना है। ऐसे केस में क्या करो, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दिया करो, ताकि हम एग्जाम में सी ना भर दें। ओके, चलो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होता है, इसके अंदर 2 रेडियल नोड होंगे थर्ड वाले ग्राफ के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। 64th नंबर क्वेश्चन है मेरा। 64th नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं मानता हूं इसको, बट एक ट्रिक छोटी सी लगेगी यहाँ पे। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एजीबीआर का केएसपी दे रखा है, 2 आयन है, 2 आयन के लिए आपको पता है जो केएसपी होता है, केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 1 सॉरी एक्स की पावर, अब एजी और बीआर 2 आयन मिलेंगे, एक कैटायन है और एक एनायन है, तो x की पावर 1, y की पावर 1, और फिर कॉम्प्लेक्स जो बचेगा सॉल्युबिलिटी s, उसकी पावर में 1 + 1 2, दैट इज फाइनली जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आती है इस केस में, एजीबीआर के केस में s स्क्वायर, 3 आयन के केस में यहाँ पे आ जाएगी 4s³। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। और लास्ट वाले में बस ये ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान से देखनी है आपको, Hg2Cl2। Hg2 अगर बच्चा इसमें 2 और 2 4 आयन इसको मान लेगा तो वो गलत आंसर है इसमें, क्योंकि हमें पता है Hg2 एज इट इज 2+ की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो Hg2+2 एक आयन और 2 Cl, यानी टोटल 3 ही आयन मिलेंगे, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड के जितना ही इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनेगा, यानी 4s³। यानी इन दोनों में हमें बस इस इनके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी को रख देना है, दैट इज s² के इक्वल इसको रखना है, 4s³ के इक्वल इसको रख देना है, और 4s एक सेकेंड सॉरी, हाँ 4s³ के इक्वल ही मुझे 1.3। अब इसको अगर आप जब सॉल्व करोगे, चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, कि अगर मैं s² = 5 × 10⁻⁻13 लेता हूं, तो इसमें इसका रूट करने पे जो फाइनल वैल्यू बचती है 5, इसको एक काम करते हैं, इसको 50 मान लेते हैं और इसको 14 कर देते हैं, तो रूट के लिए इजी हो जाएगा। 50 का रूट अप्रोक्सीमेटली 7 मान लेता हूं मैं, तो 7.07 समथिंग आता है, तो 7 मान लीजिए। 7 × 10⁻, ट्वाइस डिवाइड 2 से करूंगा तो -7 आंसर आ रहा है। एक केस में -7 आंसर है, ये मैं मान लेता हूँ एजीबीआर वाली। तो एजीबीआर के केस में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये आ रही है मेरी। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड में इसका क्यूब रूट निकालूं मैं, पर पहले 4 से डिवाइड करना है, तो 1 यानी 1/4, और अगर क्यूब रूट निकालूं मैं 10⁻⁻15 का, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1/4 की पावर 1/3, और इसमें 10 बच जाएगा मेरे पास -5। अब -5 है, तो इसको अगर मैं प्रॉपरली सॉल्व करूं 1/3, तो ये 0.62 के अप्रोक्स आएगा, और ये 10 इसको 6.2 बना लेता हूं, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है मुझे, इंटू 10⁻⁻6। और लास्ट में Hg2Cl2 में 4s³ करूंगा तो 1.3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 10⁻18, ये बच जाएगा 10⁻6, और इसका क्यूब रूट निकालूंगा जब मैं, तो इस क्यूब रूट में आंसर आएगा 6.68 के आसपास, तो 6.8 इंटू 10⁻, बचेगा -7। इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में आप, सॉरी डिसेंडिंग दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आएगा। मैक्सिमम ये देखिए यहाँ पे -6 जा रहा है, जबकि दोनों फर्स्ट और सेकंड में पावर -7 जा रही है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें जिंक हाइड्रोक्साइड मैक्सिमम है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मानता हूँ इसको, ट्रिकी भी है इसमें। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 1 और 3 के रेशियो में इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने हैं, यानी 1:3 का मतलब एक कैटायन ढूंढना है, 3 एनायन ढूंढने हैं। तो अब इसमें देखो, कहीं पे भी ढूंढ लो आप, इसमें 2 और 1 बनेगा, इसमें 1 और 1 बनेगा, इसमें कुछ नहीं है, एक सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, और इसमें 3 और 1, इसमें 1 और 3, यानी 1:3 मेरा एक कैटायन और 3 एनायन, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन इज, सिंपल है, बायो वालों के लिए ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। चलो पढ़ के देखते हैं। इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है अभी तक स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है इसमें, यस करेक्ट बताना है। नेक्स्ट, इन अल्फा हेलिसेस
द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू ए लेफ्ट हैंडेड, नो ये यहाँ पे होता है राइट हैंडेड, छोटी सी चेंज किया इसने, ये राइट होता है, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया हमारा। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड यूनिट, नहीं 2 और ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट जिसके अंदर होती है उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। ओनली द प्रोटीन हैविंग अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव, बिल्कुल नहीं, एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हमारा। चलिए इजी क्वेश्चन मानता हूं इसको। नेक्स्ट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, देख के स्ट्रक्चर्स देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन देखते हैं, तो जब भी इसको कोई बेस मिलता है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, इससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा लेगा और यहां से एमजीबीआर निकल के बाहर, और ये H यहाँ पे लग जाएगा, यानी सिंपल सिंपल साइक्लोहेक्सेन आंसर आ गया। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो फालतू में लंबा बनता है, और अभी बच्चों को सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, डिटेल सॉल्यूशन तो जब हम पढ़ाई करेंगे तब देखेंगे फिर आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। इन एन एसिडिक मीडियम, अब देखो एसिड बेस, ये क्वेश्चन हर साल एक तो क्वेश्चन यहाँ से आना ही होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी इस तरह से लड़ाई झगड़े के क्वेश्चन आते हैं तो बीच में इक्वल लगाना है और दोनों साइड के ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों साइड के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है, कुछ नहीं करना है, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट आए कहां से हैं, तो हमें पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं एन और वी, एन और वी को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी सिंपल फॉर्मूला लगा दो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं देके मोलरिटी दे रखी है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू, सॉरी मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। चलो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो M1 वैलेंसी फैक्टर नंबर 1 F लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू होगा M2 वैलेंसी फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 2। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसने बोला है एसिडिक मीडियम 10 ml, तो ये फर्स्ट वाले में मैं आंसर वॉल्यूम ले लेता हूँ 10। नेक्स्ट 0.25 दे रखा है इसमें ऑक्जेलिक एसिड, तो मोलरिटी 0.25 रख देता हूँ। और वैलेंसी फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड के लिए पता है, एक डाई बेसिक एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, यानी 2 हाइड्रोजन रिमूव कर 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ये, तो इसका वैलेंसी फैक्टर लिख देता हूँ ट्वाइस, तो ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इधर मोलरिटी फाइंड आउट करनी है मुझे, तो इसको M2 ही पड़े रहने देता हूं मैं। वैलेंसी फैक्टर KMnO4, अब हमें पता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो यहाँ पे +7 के अंदर है वो जाता है +2 तक, तो +7 से +2 में डिफरेंस आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का 5, यानी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर में जो आएगा वो आएगा 5, यानी +2 से +7 से +2 में चेंज आ रहा है 5 का। और नेक्स्ट वॉल्यूम दे रखा है 10 ml फिर से, तो यहाँ पे आप देखिए बस सॉल्व करना है, M2 निकल जाएगा, 10 से 10 कट हो गया, ये 5 और 2 5, 1/4 2 1/4 कितना बचा 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 नीचे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/10, और 1/10 दैट इज 0.10, तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका 0.1। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा आपका, अगर आपको थोड़ा सा समझ में है ये क्वेश्चन रिएक्शन आती है तो ध्यान से देखिए, एल्काइन दे रखा है, एल्काइन में Na लिक्विड पहचानना है, इससे ब्रिज रिडक्शन होता है जिसमें एंटी एडिशन होता है भाई, तो अब ये ध्यान रखना है मुझे कि इसमें पार्शियल रिडक्शन करना है मुझे, और एंटी एडिशन यानी हाइड्रोजन मुझे एंटी फॉर्म में ऐड करने हैं, तो इस एंटी फॉर्म के कारण जो ये कंडीशन बनेगी, ये ऐसी कुछ बनेगी, ये मिथाइल नीचे आएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, और ये मेरा एल कंपाउंड बन गया है। चलिए नेक्स्ट, इधर सेम पीडीसी लिन लार्स कैटलिस्ट में क्या होता है, लिन लार्स कैटलिस्ट के अंदर जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो होता है सिस फॉर्म के अंदर, तो ये इधर ट्रांसफॉर्म बनी, के बन जाएगी मेरी सिस फॉर्म, सेम यही कंपाउंड बनेगा बस सिस फॉर्म में बन जाएगा, दैट इज पीएच सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर जाएगा मिथाइल, और दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड अटैच करने हैं मुझे बस। अब KL हम जानते हैं, सिस और ट्रांस क्या होते हैं आपस के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, तो वैसे तो आंसर इसका यही आ गया है, K एंड L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पर अगर आप एक स्टेप और तक बढ़ाना चाहो तो HBr, अब यहाँ पे बिना पेरोक्साइड के एडिशन करूंगा इसके अंदर, तो इस जगह पे यहाँ पे इस हाइड्रोजन मतलब मोर स्टेबल मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है मुझे,
तो Br इस जगह अटैच करवा दूंगा, यहाँ पे ये Br अटैच हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड चला जाके यहाँ पे CH2 एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और अगर इस साइड में बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, यानी यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट के, सॉरी हटाना नहीं है, एडिशन करना है, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, ये बन गए हमारे M और N कंपाउंड। तो M एंड N आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल नहीं है, दोनों ज्योमेट्रिकल नहीं है आपस में। M एंड N आर स्टीरियो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चरल है, पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं हम इनको, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। K एंड L एनेंशियोमर है, बिल्कुल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड नंबर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए इसको। देखो सबसे ज्यादा पोलैरिटी का ऑर्डर पूछा है, तो हम जानते हैं एसिड इज मोस्ट पोलर, उससे कम एल्कोहल होता है। अब इनमें अगर डाउट है तो बता देता हूं, ये डाइपोल बनता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो होता है ये डाइपोलर होता है, और ईथर होता है तो थोड़ा सा कम पोलर होता है कीटोन से। तो सिंपल, सबसे कम A है, ये रहा सबसे कम A, और मैक्सिमम है D, तो A D दोनों आ रहे हैं। चलो C और B देख लेते हैं। तो एल्कोहल रहेगा एसिड से कम, यानी B, D B, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, ACBD। ओके, यानी सबसे नीचे ईथर है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद एल्कोहल है, और मैक्सिमम पोलर होता है एसिड। चलिए आगे नेक्स्ट। अब भाई ये क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं बोल सकता हूं मैं, बट आंसर इजी आ सकता है, इजीली निकल जाएगा इसका। चलो देखते हैं। देखो इसमें बोल रखा है कि 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहां से यहां, यानी एक तरह से 4 प्रोसेस दे रखी है, 1 2 3 और 4। इन चारों प्रोसेस के अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, दिख रही है हमें, T1 से लेके T2 तक आ रहा है। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल के अंदर अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकालूं, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला निकालूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है -nRT, 2.3 लग सकते हो आप चाहो तो, -nRT ln V2 अपॉन V1। और सेम इसी तरह यहां से T2 से 2, यानी जो फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या आ रहा है, सेम टेम्परेचर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका भी वर्क डन निकल के आएगा -nRT ln V4 अपॉन V3, V3 और V4 वॉल्यूम। चलो अब इसमें देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। वर्क डन फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड नंबर प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखे हैं इसने, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो वर्क डन ही नेगेटिव है, यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, देखिए प्रेशर डाउन हो रहा है ना, प्रेशर कम का मतलब एक्सपांशन है, एक्सपांशन है मतलब वर्क डन नेगेटिव आना है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव दे रखा है, एक गलती यहीं पे दिख गई, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 1 2 3 और 4 का एडिशन 0, जब हीट 0 अगर हमें दे रखी होती तो ही ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि वर्क डन 0 का, साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो सकता है बट हमेशा नहीं, तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एक बार थर्ड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट 4 देखिए, W1 प्लस W2 डेल्टा U, एडियाबेटिक प्रोसेस में सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिल सकता है, बट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दे रखा है, अगर ये प्लस होता तो बिल्कुल करेक्ट होता है आंसर, दैट मींस ये रॉन्ग। अब बचता यही सही है, पर फिर भी हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आप ध्यान से देखना यही आएगा। 1 मोल दे रखा है तो मैं n तो हटा लेता हूं, R की वैल्यू 2 दे रखी है सीधी, R की वैल्यू यस फॉर द 2 एंड, ठीक है, R की वैल्यू इसमें नहीं, R को R की फॉर्म में ही रखना है, नहीं 2 दे रखा है, 2 कैलोरी लेना है, R 2 एंड 4 यस यस 2 कैलोरी, तो R की वैल्यू 2 दे रखी है, तो R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो ये सीधा 2 बन जाएगा, यानी इन दोनों को बस ऐड करना है मुझे। तो देखो डायरेक्ट हमें W1 और W3 का आंसर मिल जाएगा -2T। अब T1 और T2, ये T1 है फर्स्ट वाले केस में और ये T2 है, तो इसको T2 लिख दूंगा, इसको T1 लिख दूंगा, तो ये -2T1 ln V2 अपॉन V1 -2T2 ln V3 अपॉन, बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा टफ है बट इतना भी नहीं है, पैटर्न चेंज है बस। ये क्वेश्चन नंबर 71 है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 72 यही कर लेते हैं, बहुत इजी है। ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन, सीधा सीधा है K2MnO4, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 73 नंबर क्वेश्चन, ये एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे हैं आपसे। अब इसमें राउंड ऑफ 3 अप टू 3 फिगर्स पूछा है, तो इसको लिख लेता हूँ इसको लिख लेते हैं 17.014 तक। अब क्योंकि ये नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 तो राउंड ऑफ सेम रहता है अगर इवन हो तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और नेक्स्ट है 21.023। अब ये देखिए 5 से पहले की डिजिट ऑड है तो एक बढ़ा देना है मुझे इसमें, दैट इज 21.024। बस दो ऑप्शन देख लीजिए, 17 एंड 0, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। आगे चलते नेक्स्ट 74th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा NTA से एक्सपेक्टेशन नहीं है इस तरह के क्वेश्चन नीट के लेवल पे देने पे,
ये थोड़ा सा आगे, मतलब जो बच्चे बैचलर डिग्री कर लेते हैं और मास्टर्स के लिए जो एंट्रेंस के पेपर देते हैं उनमें जनरली ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं। पर चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके अंदर ट्रांसब्यूट-टू-इन दे रखा है मुझे, विद ट्रीटमेंट विद Br2 इन CCl4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ट्रांस है, ट्रांस के साथ जो Br2 CCl4 है वो एंटी एडिशन शो करता है, और ट्रांस के Br2 एंटी ट्रांस और एंटी मीजो प्रोडक्ट बनेगा। चलो मीजो का अभी यूज नहीं है, बट मैं एक बार इसको आपको सोहर्स में कन्वर्ट करके बता देता हूं कि जो एल्कीन है ब्यूट-टू-इन, ट्रांस बोला है ना, एक मिथाइल इधर ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक मिथाइल इस साइड ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन। अब अगर मैं इस Br का एंटी एडिशन कराऊं तो एक Br को डबल बॉन्ड हटाने पे एक Br में ऊपर अटैच करवाऊंगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है इंटरमीडिएट, उसका भी यूज नहीं है, और एक Br मुझे नीचे अटैच करवाना पड़ेगा। अब फिर से इस सोहर्स को न्यूमैन में दोबारा कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा जिसके अंदर एक Br नीचे है, सॉरी एक सेकेंड, ये इस तरह से बनाना पड़ेगा मेरे को, इन्वर्टेड वाई बना के। Br को मुझे नीचे अटैच करवाना है, मिथाइल यहाँ पे लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, और ऊपर वाले में सेम Br यहाँ लगेगा और मिथाइल राइट साइड रहेगा और हाइड्रोजन, यानी फाइनली ऐसी इस रिएक्शन से ये बनना चाहिए था। बट देखिए क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये मिथाइल मिथाइल 60 डिग्री के एंगल पे दे रखे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली होने चाहिए थे 180 डिग्री पे। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो गया, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, सेम सिस ब्यूट-टू-इन लेनी है मुझे, तो सिस ब्यूट-टू-इन लेने पे दोनों साइड सेम साइड मिथाइल ले लेता हूँ, इस सेम साइड मैंने मिथाइल ले लिया है। चलिए अब इसके अंदर KMnO4 करवाते हैं। KMnO4 आपको पता है बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, हमेशा सिन एडिशन करता है, तो एक साइड अटैच करेंगे। मैं दोनों में जो OH OH है वो एक साइड ही अटैच करवा देता हूँ, ये एक में ऊपर अटैच करवाए और इसमें भी क्या करना है मुझे, ऊपर की साइड अटैच करवा देना। अब फिर से सोहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा। फर्स्ट इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, मतलब नॉर्मल इन्वर्टेड वाई शेप ले ली मैंने, OH को ऊपर अटैच करवा दिया है, मिथाइल इस साइड रहेगा, एज इट इज लिख देना होता है बस, और ऊपर उस ऊपर वाले में भी OH एक यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट ये जो मिथाइल है इस मिथाइल सॉरी इस मिथाइल के यहाँ इस जगह रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, इस मिथाइल के पास, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के पास। अब अगर आप इन दोनों को देखोगे तो मैच नहीं कर रही है, बट अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करवाया जाए, सिर्फ जस्ट 60 डिग्री, तो ये OH यहाँ से यहाँ जाएगा, मिथाइल यहाँ से यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, Cr2O2Cl2 ये इटार्ड रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या देखना है, टोलुइन है, क्या देगा P, सीधा सीधा क्या बनना है मेरा, बेंजाल्डिहाइड बनना है। रिएक्शन पहचान नहीं है बस, और कुछ नहीं है। दिस इज CHO, इटार्ड रिएक्शन। ओके, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स व्हाइट पीपीटी, बिल्कुल नहीं, फिनॉल देता है ये काम, ये गलत हो गया। कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विद PDBSO4, रोसेनमॉन्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर रोसेनमॉन्ड रिएक्शन में बेंजोइल C डबल बॉन्ड O Cl, अगर मैं ये लेता हूं और PDBSO4 के साथ, तो बिल्कुल Cl जाके यहाँ पे फाइनली मुझे H मिलता है, यानी बेंजाल्डिहाइड मिलता है। बिल्कुल सही है, अभी तक ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड P विद सैचुरेटेड NaCO3 सॉल्यूशन ब्रिस्क इफरवेसेंस, बिल्कुल नहीं है। बेंजोइक एसिड टाइप के कंपाउंड ब्रिस्क इफरवेसेंस देंगे इसके साथ, ये रॉन्ग हो गया, बेंजोइक एसिड नहीं, एल्डिहाइड नहीं देगा। नेक्स्ट, कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद एनहाइड्रस AlCl3 विद बेंजोन, बिल्कुल नहीं है। इससे एसिटोफिनॉन बनेगा, एसिटाइलेशन करवाते हैं जब बेंजीन का, तो एसिटोफिनॉन बनता है, COCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, यानी इस जगह पे CH3 आएगा, तो ये P कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये एक ही करेक्ट है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट। इजी कैटेगरी में मानते हैं इस क्वेश्चन को हम, दोनों ही नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन से क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक ज्यादा आई है थोड़ी इस बार, बट टफ नहीं मान सकता मैं, ऑर्गेनिक ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। अब ये तो बायो वालों बच्चों का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, सिंपल विटामिन ए दे दिया है, तो सबको पता है कैरेट्स, बीटा कैरोटीन, इसी से तो रेटिनॉल विटामिन ए बनता है, यहाँ से ही है, कैरेट बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल। तो A4 से, अब A4 दो ऑप्शन में आ रहा है, यानी इनको कट कर देते हैं अपन। चलिए A4 B1, B से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। B1 विटामिन B12 के लिए बच्चों हमेशा बताया था मैंने, पढ़ाया भी था, ये चीज याद रखनी है कि विटामिन B12 जो होता है वो बेसिकली
जितने भी वेजिटेरियंस होते हैं उनमें हमेशा B12 की कमी रहती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बनता ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू है। तो जो मीट होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें B12 सफिशिएंट होता है। चलिए और भी देख लेते हैं। विटामिन के की बात करूं तो बिल्कुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आएगा ये। और विटामिन ई सनफ्लावर ऑयल, ब्यूटी विटामिन जिसको बोलते हैं, तो सनफ्लावर ऑयल। तो इससे हमारा C2A4B1, बिल्कुल A4B1, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। A4B1 C2D3। ओके, चलिए बिल्कुल एक तरह से रटने वाला क्वेश्चन मान सकता हूं, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर लगाते आप तो आंसर आ सकता था इस क्वेश्चन, मैथ्स वाले, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों के लिए। ओके, चलते हैं। मतलब मैथ्स का मतलब यहाँ पे है जो ज्यादा जिनमें बायो नहीं पढ़ी जाती है जिन बच्चों से, उनके लिए। आगे चलते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है सॉरी इसमें, बस सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10 है। इसकी रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा, बनेगी CO2 प्लस इसके साथ में H2 वाटर। अब इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को, C4 है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 कार्बन, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो 5H2, अब 5 ऑक्सीजन, 4 2 जार 8, 5 13, तो 13/2 ये रिएक्शन है। अब इसमें क्या बोला है, इसका वेट दिया है 116 ग्राम। अब याद करो, वेट टू वेट कभी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट अगर मैं निकालूं तो C4 12 4 जार 48 प्लस 10 58, यानी मोलिकुलर वेट आता है इसका 58। तो मोल निकालूंगा, 58 से इसको डिवाइड कर दूंगा, सीधे सीधे ट्वाइस, 2 टाइम्स कट हो रहा है, तो 2 मोल आ गए मेरे पास। नेक्स्ट, अब मोल से मोल, अब ध्यान देखिए, जो स्टोइकियोमेट्री है उसको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी अगर 1 मोल ब्यूटेन का लेते हैं तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और लिया मैंने कितना है, 2 मोल, तो 2 से बन जाएंगे 8 मोल। ये तो आंसर आया 8 मोल, बट मोल नहीं दे रखे हैं मुझे, मोल नहीं दिया है, मास दिया है। तो अब वापस मोल से मास में कन्वर्ट करूंगा, क्या करके, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 44। तो 44 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 352। चलिए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 78। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एल्डोल से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये सिंपल एल्डोल है कि मिक्स्ड है, चलो चेक करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट नंबर कंपाउंड। अच्छा, देखते क्या है, जब भी एल्डोल की बात करते हैं तो एक होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और एक होता है सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो बनेगा हमेशा जिसके पास H अल्फा हो, और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट तो कोई भी बन सकता है, बस डबल बॉन्डेड O होना चाहिए। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं A और B, तो अगर A ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है और P PHCHO यानी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड कभी भी सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर H अल्फा नहीं है भाई। इस कंडीशन में आप इसकी किसी भी अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे इस अल्फा पोजीशन पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन एब्सेंट है, यानी PHCHO कभी भी सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। यानी अगर मैं इनको इस तरह से कंपेयर करूं तो ये, इसको A मान लेता हूं, इसको B कंपाउंड मान लेता हूं। तो अगर ये A इसको बोल देंगे सिंपल एल्डोल, B ये भी सिंपल एल्डोल, AB एंड BA, ये 4 ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यहाँ से। ये दोनों मेरी क्रॉस एल्डोल है, ये दोनों सिंपल। अब A ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी बन सकता है, और ये 2 H अल्फा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन दोनों के कारण ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है। तो बिल्कुल A पॉसिबल है, B भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, AB ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B कभी भी सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। और एक बचता है लास्ट, B है, जिसमें A जो B है वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बन सकता है, PHCHO यानी बेंजाल्डिहाइड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन जा सकता है इसका, H अल्फा नहीं है बस इसमें। तो अब देखो A जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड है, ये जो सिंपल एल्डोल हो रही है उससे यही बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये रहा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है। सेकंड नंबर प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, ये रहा सेकंड नंबर, जब B मेरा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बने, ये रहा B, यानी ये PHCHO, ये PH ऑर्गेनिक, इसका ऑक्सीजन चला गया और इसके H अल्फा चले जाके यहां से ये फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ध्यान से देखिए, सेकंड और थर्ड तो सेम है, बस इस ट्रांस का फर्क है, ये दोनों पॉसिबल है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। बट थर्ड नंबर देखिए ध्यान से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, यानी इसके H अल्फा जाए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कंपाउंड,
इस तरह से, मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, थर्ड नंबर ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर हो गया थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 यही सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम हैज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, बिल्कुल नहीं है भाई, मैग्नीशियम होता है 3s2, नियॉन 3s2, तो 3s2 के अंदर तो कहाँ कोवैलेंसी 4 हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है खाली, तो मैक्सिमम 2, और ये वैसे भी पता है कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाता, आयनिक कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम +2 में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम है 5 वैलेंस ऑर्बिटल, बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम होता है भी क्या, एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1, तो एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल, तो इसके वैलेंस 3 + 1 4 आते हैं, तो ये 5 नहीं है, 4 होगा आंसर इसमें। नेक्स्ट, बोरॉन हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, बिल्कुल सही है, बोरॉन क्या होता है भाई, बोरॉन होता है 2s2 2p1, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोवैलेंसी सर इसमें वैलेंसी तो 3 शो करता है, बट ध्यान से देखिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है बोरॉन का, इसके कारण ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी बिल्कुल 4 सही है आंसर। नेक्स्ट, बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल, बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 दैट इज 2s2 1s2 2s2, अब इसमें वैलेंस शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, 3 नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, बोरॉन हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, ध्यान से देखिए, 80th नंबर क्वेश्चन में तो फॉर्मूला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, द फॉर्मूला आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, तो देखो सबसे पहले तो एक्वा, कॉम्प्लेक्स में एक्वा है ही नहीं कहीं पे, लिगेंड एक्वा ही नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, क्वेश्चन कट करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा हमारा। नेक्स्ट, अब देखते हैं मुझे टेट्रा एमीन, दोनों में 4 एमीन है, बिल्कुल सही है, और एक एक्वा है, बिल्कुल एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोराइडो दोनों में क्लोराइडो है, यानी अब हमें चेक करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, +3 कब पॉसिबल है, जब ये देखो एमीन जो है वो न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है, क्लोरीन क्लोरीन क्या है यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे 1 2 + 1 3, यहाँ पे 3 क्लोरीन आयन के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3, तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, बस यहाँ से आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान से देखिएगा, डेल्विमिक्स, ठीक है, अपना आइडियल रोल्स लो वाले टाइप के क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, इज ये फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड्स पी एंड क्यू, डेल एच मिक्स इज 0 एंड डेल वी मिक्स, बिल्कुल सही, आइडियल सॉल्यूशन में ना ही तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ना ही हीट रिलीज होगी, यानी ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ना ही एक्सो होगी, डेल वी मिक्स यानी फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ये आइडियल रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, इसका रीजन दे रखा है, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन पी एंड क्यू इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ओके, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन, आइडियल सॉल्यूशन में पी और क्यू के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये गलत है भाई, पी और क्यू के बीच इंटरेक्शन होती है, बट वो सेम होती है जो प्योर के अंदर इंटरेक्शन है और क्यू के अंदर जो इंटरेक्शन होती है, उनके जितनी ही पी और क्यू के बीच इंटरेक्शन होती है, मतलब जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू द पी एंड क्यू इंटरेक्शन, तो नो इंटरेक्शन गलत है, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, यानी स्टेटमेंट असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, तो बोथ A and R correct, if option A is correct, R is incorrect, A is correct but R is not correct, first option correct हो गया हमारे यहाँ पे, A is correct but R is not correct। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 सिंपल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन से ही करेक्ट हो जाता हमारे आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है इनमें से कौन गिव एनिलीन, एनिलीन किस किस से बन सकता है, तो यहाँ से देखो भाई सीधा सीधा यहाँ पे कार्बन पहले आ गया और कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्ट होके अगर इसका रिडक्शन करवाता हूँ, LiAlH4 क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है, तो रिडक्शन कराऊंगा तो 2 हाइड्रोजन इसको यहाँ मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसको यहाँ मिल जाएंगे, तो इससे तो बेंजाइल एमीन बनेगा न कि एनिलीन बनेगा, तो ये आंसर गलत है। फिर ये नेम रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इससे CO चला जाएगा और NH2 डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, इससे एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके कारण नाइट्रो ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है भाई यहाँ पे, चलो इससे नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब ये क्या है भाई, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड जो आपको बताया था ब्रोमीन में मास्किंग डीमास्किंग में काम आता है हमारे, ठीक है, मतलब मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाने में पहले हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, उसके बाद इसकी किसी भी एसिड या बेस से रिएक्शन करवा के हम
वापस हमारे पास एनिलीन मिल जाता है हमें, तो इससे एनिलीन बनता है। तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो सकता था अगर आपको ये पता है सिर्फ कि डी करेक्ट है, मतलब ए पॉसिबल नहीं है, ए तो हो ही नहीं सकता। तो देखो ना तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना ये तो हटा हटा दो यहाँ से। तो सी डी ओनली एंड बी डी ओनली, यानी डी को चेक करने की नीड ही नहीं है, डी तो 100% करेक्ट है। तो बस सी और बी इनमें से चेक करना है आपको, सी पॉसिबल नहीं है तो आंसर हो गया बी एंड डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। PbO2 +4 आ गया है, N2 3 2 6 +3 आ गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, प्लस है तो +6 हो गई, ये रॉन्ग है। डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए ना ओनली, डिसेंडिंग। ओके, P4O6 ClO4 +7 बिल्कुल नहीं है, ये यहीं पे गलत हो गया। नेक्स्ट AlH3 +3 आएगा। नेक्स्ट P4O10 24 +5 आ रहा है, +5 +6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, गलत हो गया ये भी। लास्ट एक ही बचता है, चेक कर लेते हैं। N2O5 5 2 10, 2x -10 = 0, 2x = 10, ये आ गई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। Al2O3 में एल्यूमिनियम +3 में होता है, H2S में -2, बिल्कुल थर्ड नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट है, +5 +3 +2, ऑप्शन नंबर 4 दिया है ताकि टाइम लगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 84 भी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करवाया इसने, तो और सेकंड नंबर स्टेप में, यानी अगर मैं फर्स्ट बेंजीन का एसिटाइलेशन करवा दूं तो बेंजीन क्या देता है भाई, एसिटोफिनॉन दे देगा मुझे। तो डबल बॉन्ड ओ एक यस, तो बेंजीन का अगर मैं एसिटाइलेशन करवा दूं तो बेंजीन के एसिटाइलेशन से मिलता है एसिटोफिनॉन, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। अब इस एसिटोफिनॉन की मुझे सेकंड नंबर स्टेप में क्या करवानी है भाई, ये गलती मत कर देना इसको पी कंपाउंड मानने की, ये दोनों रिएक्शन के बाद पी और क्यू बनने। तो सेकंड नंबर स्टेप में मुझे क्या करवाना है, इसका NaOCl हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो NaOCl से रिएक्शन करवा दूं हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म से क्या होगा, यहाँ पे C एक एक करके 3 Cl आएंगे, यहाँ पे CCl3 बनेगा, फिर फाइनली बेस अटैक करेगा, और बेस के अटैक से यहाँ पे जो Na लिया है आपने बेसिक मीडियम वाला, ये जो अटैक करेगा उससे यहाँ से CHCl3 बेसिकली क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पे जो भी लिया आपने क्या बनेगा उसका साल्ट, सोडियम लिया है तो सोडियम टाइप का सॉल्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेंगे मेरे, एक तो बनेगा सोडियम का सॉल्ट COO- Na प्लस एक बन जाएगी साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये पी और क्यू हो गया मेरा, कोई भी मान लो इनमें, कोई सा भी पी है कोई सा भी क्यू है। इफ P gives a carboxylic acid on acidification, Q gives a poisonous gas, बिल्कुल सही है भाई, अभी तक का ऑप्शन सही है। ये एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑन एसिडिफिकेशन, अगर मैं इसका एसिडिफिकेशन करवा दूं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसकी रिएक्शन लाइट और एयर से करने पे आपको पता है फॉस्जिन गैस COCl2 बनती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, बोथ P एंड Q आर कार्बोनिल कंपाउंड, बिल्कुल गलत है। इफ P इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Q इज प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल नहीं है, क्लोरोफॉर्म बनता है। P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल गलत है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, इजी क्वेश्चन मानता हूं बट हेलोफॉर्म दोनों नेम रिएक्शन है, फिर से बता रहा हूं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इटार्ड वगैरह यूज हुई थी, हॉफमैन ब्रोमाइड यूज हो चुके हैं, तो नेम रिएक्शन से ही मोस्टली ऑर्गेनिक है, तो टफ नहीं मानेंगे ऑर्गेनिक को। तो ये हो गई है मेरी फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन और ये हो गई है हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब भाई ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2 मोल ले रखे हैं आइडियल गैस के जिनका फ्री एक्सपांशन करवाया है, ये बस यहीं पे यही ट्रिक है, इतनी फ्री एक्सपांशन करवाया है, 10 लीटर से 100 लीटर तक जा रहा है 300 केल्विन पे। तो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग की वैल्यू बतानी है, आर एज अ कांस्टेंट लेना है हमें, आर की वैल्यू, आर को आर ही रख लेना है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं फ्री एक्सपांशन की बात करूं तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन 0 होता है, हीट जो डेल्टा इंटरनल एनर्जी है वो 0 होती है, और फ्लॉट लगाने पे फाइनली क्यू भी क्या बन जाएगी, 0। बस क्यू 0 बनते ही अब डेल यू डेल एस सराउंडिंग मेरी क्या हो गई है, 0। यानी हीट ना तो सराउंडिंग को एब्जॉर्ब हुई है ना ही उसने रिलीज की है, सराउंडिंग को ना तो एनर्जी हीट दी गई है ना ही सराउंडिंग ने हीट दी है। चलो, तो डेल एस सराउंडिंग 0 हो गया, यानी डेल एस सराउंडिंग ये ऑप्शन का इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, यानी इन दो में से ही आंसर आना है। यानी डेल एस सिस्टम का फॉर्मूला हमें पता है, डेल एस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, डेल एस सिस्टम का जो भी
वैल्यू निकालनी है, उसमें हमें क्या करना है, nRT और nRT ln V2 अपॉन V1, बस 10 अपॉन इसको 100 अपॉन 10 कर देता हूँ, ये आ गया 10 और ln log बेस 10, इसको 2.303 ले लेते हैं, चलो माइनस 2.303, सॉरी सॉरी प्लस माइनस 2.303, और ये वैल्यू लॉग बेस 10 में बच जाएगी 1, ये 1 वैल्यू 1 होते ही nRT, n की वैल्यू दे रखी है 2 मोल, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r को r रख लेना है, और टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है मेरे को, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, डेल सिस्टम, ठीक है, सॉरी सर एक सेकंड, इस सिस्टम डेल सिस्टम का nRLN, सॉरी सॉरी, टेम्परेचर नहीं ना, इस पे आइसोथर्मल 300 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो nRLN V2 अपॉन T नहीं लगेगा यहाँ पे, चलिए, तो अब इससे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2 को, तो आंसर आ जाएगा 4.606 इंटू आर, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन, तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देख लीजिएगा एक बार दोबारा से, थोड़ा सा सॉल्यूशन में अटका था मैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन है, अब ये भाई सीधा सीधा आर्हेनियस इक्वेशन पे, आर्हेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर डी। अब इसका अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो ln k इज इक्वल्स टू ln a, अब ये प्लस ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी बनेगा, जिसका लॉग लेंगे तो माइनस ई आर पहले आ जाएगी, यानी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी मेरी माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसी को अगर मैं इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में रख दूं तो ये y इज इक्वल्स टू सी इंटरसेप्ट माइनस एम एक्स बनता है, x यहाँ पे क्या है ये देखो 1 अपॉन टी, ये बन गया मेरा x, ई ए अपॉन आर बन गई है मेरी स्लोप, ln a इंटरसेप्ट डायरेक्ट दे रखा है मुझे 6 यहाँ पे, और ln k की वैल्यू यहाँ पे इसने बोला है ई स्क्वायर रखनी है आपको, और इससे पूछा इसने क्या है, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, टेम्परेचर एट विच, अच्छा टेम्परेचर पूछा है सीधा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी पूछा है ओनली, सॉरी टेम्परेचर पूछा है हमें, तो y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ln k इसने बोला है कि e स्क्वायर हो जाए, तो ln a यानी ln e स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट की वैल्यू डायरेक्ट 6 रख लेता हूँ, माइनस अब स्लोप यानी माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है मुझे किलो जूल में, ध्यान रखना है 6.64 को मैं यहीं पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6640 रख लेता हूँ इसको, और डिवाइड में आर की वैल्यू मुझे क्या रखनी है यहाँ पे, आर 8.3 रख लेता हूँ, 8.3, और यहाँ से बस टी निकालना है मेरे को, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले ये देखते हैं ई स्क्वायर से ये वैल्यू बन जाएगी 2, ये 2 पहले आ जाएगा लॉग लेंगे, और ln e इसकी वैल्यू बन गई 1, तो 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 6640 डिवाइड बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसको 2 को इधर लाते हैं, 6 में से ये बच जाएगा 4, तो मैं ये रख लेता हूँ 4 इज इक्वल्स टू 640 डिवाइड बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय टी, तो इससे टी निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, 6640 डिवाइड बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको जब कट करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर आएगा 200 केल्विन, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आंसर आ रहा है 1 200 केल्विन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 87 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the solution formed by mixing two liquids. An ideal solution thus formed obeys Raoult's law, easy question है, an ideal solution thus formed obeys Raoult's law throughout the composition, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, जिसके कारण इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का बढ़ जाता है, तो ये नेगेटिव वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट सी, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल शोज पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल गलत है, एनिलीन और फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से नेगेटिव डेविएशन ही आएगा, तो ए और बी ही करेक्ट होंगी, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर Ne2, अब Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 20 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, नेक्स्ट सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px,
पाई स्टार 2py और फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। अब 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बस, 2 2 2 एंड 2, ये 8 9 10 11 12 13 14 14, नेक्स्ट 15 16 17 18 19 एंड 20। तो अब इसमें होमो पूछा है, मैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ये आ गया मेरे पास सिग्मा स्टार 2pz। अब 2pz नहीं दे रखा है पर सिग्मा स्टार 2p दिया है, दैट इज आंसर। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा मेरा सिग्मा स्टार 2p। ये इसका होमो हो गया भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, फॉर अ सॉल्ट XY विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से देखो भाई, एक ही क्वेश्चन आया है बट अच्छा डिवाई हक्कल ऑन सागर जो इक्वेशन हमारी DHO इक्वेशन उसका क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, लेमडा m जो V वॉल्यूम पे है इज इक्वल टू लेमडा m एट इनफाइनाइट वॉल्यूम माइनस B और रूट C। अब इसमें ध्यान से देखो आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। लेमडा m एट V वॉल्यूम आपको डायरेक्टली गिवन है 145, ये रख लिया मैंने 145। लेमडा m इनफाइनाइट आपको निकालना है तो इसको लिख लेता हूं x माइनस बी, स्लोप डायरेक्टली गिवन है भाई। अब ध्यान से देखना है, स्लोप -90 दिया है इसमें और हमें ऑलरेडी पता है कि स्लोप नेगेटिव है, यानी b की वैल्यू अगर आप इसको गलती से बचना चाह रहे हो तो -m इज इक्वल्स टू -b रख लीजिए यहाँ पे। तो माइनस माइनस कैंसिल होके जो b की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही रखनी है मुझे यहाँ पे, यानी माइनस को नहीं छेड़ना है और सिर्फ इसको मतलब इसको -90 रख के प्लस नहीं करना है यहाँ पे, इसको एज इट इज 90 रख लेते हैं। और रूट सी की वैल्यू इसने 0.01 दे रखी है, 0.01 को मैं रूट निकालने के लिए लिख लूंगा -2 और -2 का जो रूट होता है वो आएगा -1, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये फाइनली 9 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 145 इज इक्वल्स टू x माइनस 9, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 154। अब ध्यान से देखिए 154 जो आया है वो आया है लेमडा m इनफाइनाइट की वैल्यू, लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू। और लेमडा एम इनफाइनाइट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसने आयन आयन पूछ लिया है भाई। एक की वैल्यू दे रखी है इसने 74, कैटायन की वैल्यू दे रखी है, एनायन की वैल्यू पूछी है इसने। और हम जानते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयन का इंडिविजुअल कंडक्टेंस होता है वो एड मतलब वो सिंपली एडिशन होता है उसके टोटल का। ओके, तो इसमें लिख लेता हूँ लेमडा एम कैटायन प्लस लेमडा एम ऑफ एनायन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे रखा है मुझे 154, कैटायन की वैल्यू पुट कर देता हूँ 74 और एनायन की वैल्यू फाइनली लेमडा एम एनायन निकालना है मुझे, तो सिंपल 74 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 80। तो लेमडा एम इज इक्वल्स टू 180 सॉरी 154, इट इज 154 माइनस क्या कर देना मेरे को 74 माइनस कर देना इसमें, तो 0 15 माइनस 7 8 80 आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन 90th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है ये तो कुछ नहीं भाई, सॉल्व ही नहीं करना है इस क्वेश्चन को, तो एक्सेप्शन है ऐसे ही याद रखना होता है, बट फिर भी रीजन है इसका 11th क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है। भाई जनरल ट्रेंड होता है, क्या होता है, ऊपर से नीचे जब भी हम पीरियड ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, यानी होना चाहिए था ये, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन में जो 3p ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको कम रिपल्शन फील होता है, जबकि एफ का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बट इसके 2p के अंदर कम स्पेस के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की एक्सेप्शनली फ्लोरीन से ज्यादा होती है, और बाकी ट्रेंड सेम चलता है Br, और मिनिमम किसका होता है, आयोडीन का। तो ClFBrI सबसे पहले यही चैप्टर इसी में यही पढ़ाया जाता है। चलिए, तो ये हमारा पेपर सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 90 खत्म होता है। और इससे रिलेटेड अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी क्वेश्चन में कोई एरर ना रही हो, फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं ये होना चाहिए, जो एक क्वेश्चन में मुझे लगा था जो ऑक्सीजन वाला था हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड, जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नाइट्रोजन वाला था उसमें चांसेस हैं, बाकी इसके अलावा मैंने पूरा ध्यान रखा है। फिर भी कुछ अगर गलती हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। ओके, थैंक यू सो मच।